ऋतिक बेटा पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से पहले सुनो बात को, ठीक है, तब आंसर दो। आंसर आपका गलत है, ध्यान से समझिएगा। एक कण अपने यात्रा उसकी यहां से शुरू होती है, यहां पर यात्रा उसकी समाप्त होती है। यात्रा की प्रथम आधी दूरी मान लो x v1 चाल से, अगली आधी दूरी जितनी है उतनी है v2 चाल से। तो तय करें तो औसत चाल बताना है। आधी दूरी तय करने में t1 समय मान लो, ठीक है, अगली आधी दूरी तय करने में मान लो t2 समय लगता है। तो यात्रा के दौरान जो है हमको औसत चाल बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है बच्चों कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी का मतलब x प्लस x कितना होगा 2x, x प्लस x बराबर क्या होगा 2x हो जाएगा। अच्छा ये t1 है, यहां से यहां तक का समय ये हो जाएगा t1 और आगे ये क्या है t2। कुल समय कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। कुल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस x 2x अपान क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर बच्चों t1 कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल। t1 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय निकालना है दूरी बटे चाल मतलब x अपान v1 हो जाएगा और हमें t2 निकालना है। तो t2 समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, x अपान v2 हो जाएगा। ये कैसे आया, समय बराबर दूरी बटे चाल कैसे आया, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, चाल बराबर होता दूरी बटे समय होता है। तो समय यहां ले आओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय हमें t1 निकालना दूरी बटे चाल x अपान v1, t2 निकालना है दूरी x बटे v2 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों देखो ध्यान से 2x, यहां पर देखो 2x, t1 बराबर क्या है x अपान v1 प्लस, ठीक है बोला करो भाई, x अपान v1 और ये क्या हो जाएगा x अपान v2, x अपान v1 t1 की जगह और x अपान v2 क्या हो जाएगा t2 की जगह। अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2x रहने दो, नीचे देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। बोलो x का काम खत्म, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो औसत चाल क्या आ जाएगा 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। औसत चाल का ये सूत्र आ गया, v1 v2 सवाल में दिया रहेगा 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। क्लियर है सभी को, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 ध्यान देना, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 ये ध्यान रखो सभी लोग, इतना नोट कर लो सब लोग। जब देखो ये दो बराबर दूरियां, यहां पर देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है, दो बराबर दूरियां दी गई है, ये दो बराबर दूरियां हैं बच्चों, इसीलिए यहां पर ऊपर 2 याद रखो, दो बराबर दूरियां हैं ऊपर 2 याद रखो। डायरेक्ट पूरे का अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, दो बराबर दूरियां होंगी तो ऊपर लिखना 2 पूरे का बटा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लो इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, मान लो प्रथम आधी दूरी और अगली आधी दूरी का कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो ए और ये बी यात्रा की प्रथम आधी दूरी और अगली आधी दूरी, तो देखो दो बराबर दूरियां हैं कि नहीं, इसको तय करने में v1 चाल इसको v2, तो औसत चाल बच्चों यहां से हो जाएगा 2 लिखना, ये दो बराबर दूरियां हैं 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। और बच्चों इसको हल कर लेंगे तो आएगा सूत्र 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। एक फार्मूला बन गया, याद रखना ये एक फार्मूला बन रहा है। जब कोई कण अपने यात्रा की प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तथा अगली आधी दूरी v2 चाल से तय करे, यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, आप लोगों ने एपी पढ़ लिया समांतर श्रेणी, जीपी ज्यामितीय श्रेणी, एचपी हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी। इसमें आपको समांतर माध्य पढ़ाया गया है, अरिथमेटिक मीन, इसमें गुणोत्तर माध्य जी, इसमें हरात्मक माध्य h। यहाँ पर समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य जी होता है, हरात्मक माध्य h होता है। अगर हम पूछें कि भाई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं a और b का, a और b का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य a बराबर होता है बच्चों a प्लस b बाई 2। दो संख्याओं a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 होता है। दो संख्याओं a और b का अगर आपसे कहा जाए ज्यामितीय माध्य गुणोत्तर माध्य g बराबर होता है अंडर रूट ab, g बराबर होता है अंडर रूट ab। और दो संख्याओं a और b का अगर हरात्मक माध्य पूछा जाए तो आप कहोगे 2ab अपान a प्लस b, 2ab अपान a प्लस b। दो संख्याओं a और b का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपान a प्लस b, गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ab और समांतर माध्य होता है a प्लस b बाई 2। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो औसत चाल आई है, औसत चाल 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको b मान लो, 2ab अपान a प्लस b, a और b का हरात्मक माध्य, इसका मतलब यह है v1 व v2 का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य निकालना पड़ता है। v1 व v2 का हरात्मक माध्य निकाल लेते हैं, v1 व v2 का हरात्मक माध्य निकाल लेते हैं। समझ गए ना, दो संख्याएं a और b का हरात्मक माध्य क्या होता है 2ab अपान a प्लस b। ऐसे ही बच्चों 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, इसका मतलब v1 और v2 का हरात्मक माध्य है। तो जब कोई कण अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी v1 वेग से अगली आधी दूरी v2 चाल से, तो यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी, औसत चाल कैसे निकाला गया, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल दूरी को कुल लगे समय से भाग दे दिया तो आया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 आ गया है। ऐसे समझो। अगर दूसरे टाइप का सवाल ऐसा होता बच्चों, दूसरे टाइप का अगर तीन बराबर दूरियां होती, आधी आधी दूरी ना कहता, तिहाई दूरी, एक तिहाई दूरी, एक तिहाई दूरी, एक तिहाई दूरी,
पिछले वाले में आधा मतलब 1/2 और 1/2 आधा आधा हिस्सा, इसमें तिहाई तिहाई तिहाई, एक तिहाई दूरी V1 चाल से, अगली एक तिहाई दूरी V2 चाल से, अगली एक तिहाई दूरी V3 चाल से। तो V1 V2 V3 है ना, 3 बराबर दूरियां होती। औसत चाल आपको बताना होता तो ऊपर लिखते 3, ऊपर लिखते 3, नीचे 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में V1 V2 V3 दिया रहेगा, V1 V2 V3 दिया रहेगा। जब कोई कण अपने यात्रा की प्रथम एक तिहाई, अगली एक तिहाई और शेष एक तिहाई, 1/3 1/3 1/3 यात्रा की दी गई दूरी को 3 बराबर भागों में बांटा गया हो तो ऊपर लिखना 3 पूरे का अपान 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 कर देना। अगर आधी आधी दूरी होगी तो ऊपर लिखना 2/1/V1 प्लस 1/V2, आंसर आ जाएगा। अतुल कुमार प्रजापति, अतुल कुमार प्रजापति ध्यान दो, जैसे ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और बी पॉइंट पर पहुंच जाए, ये पहली आधी दूरी V1 चाल से, अगली आधी दूरी V2 चाल से। अब आपसे कहा गया औसत चाल बताओ, यहां पर देखो 2 बराबर दूरियां हैं, ऊपर लिखना 2 पूरे का अपान, ये V1 है तो 1/V1 प्लस ये V2 है 1/V2। ठीक है, V बराबर 2/1/V1 प्लस 1/V2। इसको बच्चों हल करने पर, इसको देखो हल भी कर दे रहे हैं, नहीं हल कर पा रहे हो कोई बात नहीं। यहाँ V2 को 1 से गुणा करो, V2 प्लस V1 को 1 से गुणा करो, V1 बटे V1 को V2 से गुणा कर दो, V1 V2, और ये ऊपर चला जाएगा तो औसत चाल आएगा, सूत्र याद रखना 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, प्रजापति जी समझ में आ गया होगा, 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, समझ में आया अतुल कुमार, कोई दिक्कत? विकास बाल कह रहे हैं आपको मैथ भी आता है, हमें क्या नहीं आता, सब आता है, आता सब है लेकिन पढ़ाते फिजिक्स है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कोई कण अपने यात्रा की कुछ दूरी अपने यात्रा की कुछ दूरी जितने समय में V1 चाल से तय करता है, उतने ही समय में शेष दूरी को, ठीक है, उतने ही समय में शेष दूरी को V2 चाल से तय करता है। यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ, यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए, औसत चाल बताओ, यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। कोई कण अपने यात्रा की कुछ दूरी, पता नहीं कितनी दूरी, पिछले वाले सवाल में प्रथम आधी दूरी और अगली आधी दूरी ऐसा बोला गया था, लेकिन इसमें आधा आधा का कांसेप्ट नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी दूरियां हैं। तो कोई कण अपने यात्रा की कुछ दूरी जितने समय में V1 चाल से तय करता है, उतने ही समय में शेष दूरी को V2 चाल से तय करता है। यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला सभी को समझ में आ गया ना? आदित्य विश्वकर्मा कह रहे हैं पूछा जय किसान, नहीं आशीर्वाद भी तो पढ़े थे कल, आशीर्वाद भी पढ़े थे, पूछा जय किसान ही नहीं, आशीर्वाद भी याद रखना। ठीक है और वेरी गुड, और पात गोभी का याद रखना, पूसा मुक्ता। ठीक है, और सरसों का पूसा बोल्ड, ये सब एग्जाम में आता है, एक ही ना याद रखो जो है पूछा जय किसान, पूसा बोल्ड भी याद रखिए। क्लियर? यदुवीर सिंह गलत है आपका, स्वागत त्रिपाठी वेरी गुड। तो आंसर काफी लोगों ने निकाल लिया। यहां पर देखो लिख लिया होगा, चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। यहां पर देखो कोई भी कण है, अपनी यात्रा AB, उसकी यात्रा AB है, अपने यात्रा की कुछ दूरी मान लो x1 V1 चाल से जितने समय में तय करता है, मान लो t समय में, उतने समय में शेष दूरी मान लो x2, ये दूरी शेष दूरी x2 V2 चाल से तय करता है। वैरायटी तो याद करना ही पड़ेगा ना, प्रोटीना भी याद रखना, मक्का की है, वैरायटी सब याद होना चाहिए, है ना? उस दिन जो है योगेंद्र सर ने आप लोगों को एक चित्र दिखाया था, कृष्ण नील, याद है? कृष्ण नील भी याद होना चाहिए, और उसके साथ में मोथा और बथुआ भी दिखाए थे, याद है सबको? एक बार दिमाग में जब सामने आए पूरा याद होना चाहिए।
ठीक है, हम जितना सुनते हैं पूरा मुझे याद रहता 100% जितना मन लगा के हम सुन लेते पूरा 100% दिमाग में कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, दिमाग जब नहीं रहने आ रहता है, मान लो इधर उधर भागम भाग में रहते हैं तो नहीं याद होता, नहीं तो याद तो हम पूरा कर लेते हैं, पूरा याद करते हैं है ना। तो यही मौका है पढ़ने का, यहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ भी तो रहे, पढ़ा भी रहे, पढ़ भी रहे, ठीक है, सुन भी रहे क्या है क्या नहीं है। तो काफी अच्छा अनुभव मिल रहा है ऑनलाइन में, अपने विषय के अलावा दूसरे विषय पर भी ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। विशाल वर्मा, हाँ दिया मेज बिल्कुल सही है, मक्का वेरी गुड। और कुकुर बिटा मोस चाटा, ये भी याद रखना, कुकुर बिटा मोस चाटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिन कुमार कह रहे हैं कैसे याद हो जाता है सर आपको इतनी जल्दी? इसलिए याद हो जाता है अगर किसी भी चीज को सीखने की, याद करने की नहीं, सीखने की अगर चाह होगी तो वो तुरंत ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएगा। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, रुचि नहीं है किसी भी काम को करने में, तो वो काम नहीं करना चाहिए, तो बेकार है, टैलेंट आपका बेकार हो जाएगा। टैलेंट बहुत है, रुचि नहीं है तो बेकार है। और अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो इंटरेस्ट है लेकिन टैलेंट नहीं, इंटरेस्ट है और टैलेंट नहीं है तो भी आपको याद हो जाएगा, आप टॉप कर जाओगे। इंटरेस्ट अगर है, टैलेंट नहीं है तो आप टॉप कर जाओगे, और टैलेंट है इंटरेस्ट नहीं है तो कभी टॉप नहीं कर पाओगे, फेल हमेशा होते रहोगे। समझ बात कि नहीं? दोनों देखो उल्टा चल रहा कि भाई किसी बच्चे को टैलेंट बहुत होता है। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, और हम खुद ही देखते हैं कैप्चरिंग पावर बहुत तेजी से रहता है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए उनका रिजल्ट नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं एग्रीकल्चर में जो हिंदी नहीं लिख पाते है ना, लेकिन उनकी भी रैंक अच्छी आ जाती है, उनके टैलेंट नहीं रहता लेकिन इंटरेस्ट नाम की चीज कूट के भरी है। और जिनके इंटरेस्ट नाम की चीज कूट के भरी होगी ना, वो तो चाहे जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो हर कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सफलता के लिए, सफल होने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, जीवन सफल बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट लाना होगा। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा किसी विषय को पढ़ने में, तब तक आपको याद हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभिषेक कुमार गुप्ता वेरी गुड, समझ गए ना। समझ गए ना, इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। हाँ, तो यहां पर देखो सवाल कह रहा है एक कण या कोई वस्तु अपनी यात्रा की कुछ दूरी माना x1 जितने समय में v1 चाल से तय करता है उतने ही समय में शेष दूरी v2 चाल से तय करे। तो यात्रा के दौरान, ठीक है, ध्यान देना। अभिषेक यादव कह रहे हैं पूसा बोल्ड अरहा की है, पूसा बोल्ड अरहा की कहां है ना। मेहनत से पढ़ो भाई, ध्यान से सुना करो। नागेंद्र बघेल बिल्कुल बेटा आपका कमेंट आ रहा। सभी सब्जेक्ट में कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मेरा इस विषय में पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता। अरे इंटरेस्ट स्वयं जो है जनरेट करना पड़ता है, स्वतः जब जनरेट होगा तभी वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखना, कोई भी कण अपनी यात्रा की कुछ दूरी जितने समय में v1 चाल से तय करता है उतने ही समय में शेष दूरी v2 चाल से तय करे। तो औसत चाल बताना है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल दूरी क्या होगी x1 प्लस x2, कुल दूरी हो जाएगी x1 प्लस x2, कुल समय t प्लस t कितना हो जाएगा 2t, कुल समय t प्लस t कितना हो जाएगा। आदर्श तिवारी कल नहीं थे तुम क्लास में? कई लोग जो है कभी कभी गायब हो जाते हैं, रेगुलर आया करो सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर कुल दूरी x1 प्लस x2 बटा t प्लस t 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x1 मतलब दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। x1 की जगह v1 t हो जाएगा और x2 की जगह 4 गुणे समय, x2 गुणे t, v2 गुणे t हो जाएगा। अपान बच्चों 2t हो जाएगा, t कॉमन ले लो यहाँ पर, तो क्या होगा v1 प्लस v2 अपान 2t हो जाएगा। t से t कैंसिल, कितना आएगा v1 प्लस v2 बाई 2 औसत चाल हो जाएगा v1 इतना बात समझ में आ गया ना, क्लियर। तो v1 प्लस v2 इसका सूत्र याद रखिए सीधे जब सवाल में समय सेम हो, जब सवाल में केवल आंसर लिख लो सभी लोग, औसत चाल का जो फार्मूला आएगा यहाँ पर v1 प्लस v2 समान v1 प्लस v2 बाई 2 आएगा। इसका उत्तर आएगा v1 प्लस v2 बाई 2। दो क्वेश्चन बनते हैं औसत चाल के, एक 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 और एक v1 प्लस v2 बाई 2। ये कब लगाओगे जब समय समान हो। कोई कण अपनी यात्रा की कुछ दूरी जितने समय में तय करे v1 चाल से उतने ही समय में जब समय समान हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 मतलब v1 और v2 का समांतर माध्य,
V2 का समांतर माध्य, V1 व V2 का समांतर माध्य, V1 व V2 का समांतर माध्य, V1 व V2 का समांतर माध्य हो जाएगा V1 प्लस V2/2। जब समय समान होगा तो समांतर माध्य निकालना, जब समय समान होगा समांतर माध्य दोनों को जोड़ के ऐसा कर देना, और अगर जो है दूरियां समान होंगी तो हरात्मक माध्य लगाना पड़ेगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा। और तात्क्षणिक चाल का मतलब है तात्क्षणिक चाल का दूसरा नाम तात्कालिक चाल, चाहे आप कहिए तात्क्षणिक चाल या इसे कहिए तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक चाल भी कह सकते हो, तात्कालिक चाल भी कह सकते हो। तो इसका क्या मतलब है किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को, किसी विशेष क्षण जिसको मोमेंट कहते हैं, किसी विशेष क्षण, क्षण का मतलब मोमेंट पर, किसी विशेष टाइम पर वस्तु की चाल को, वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। अब जो है स्पीडोमीटर जो होता है, वाहन का स्पीडोमीटर, वाहन में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वाहन का स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडो मतलब स्पीड और मीटर का मतलब मापने वाला। वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर मापता है तात्क्षणिक चाल का, तात्क्षणिक चाल को बताएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर चाल बताएगा, तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। अच्छा अभिषेक यादव, तुम भी इसका मतलब जो है सिंगराम जौनपुर से हो, उसी विद्यालय से हो? अभिषेक यादव राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज से हो क्या? उसी विद्यालय से हो लगा है ना। तो वाहन का स्पीडोमीटर मापता है तात्क्षणिक चाल, क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल मापता है। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तात्क्षणिक चाल मापेगा कौन? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चाल किसे कहते हैं। इस कंटेंट में हमने इतनी बातें बताई आपको कंपटीशन के लिए, आपके यूपी कैडेट के लिए। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। प्रणव चौधरी बताओ बेटा। आयुष कुमार मौर्य पूछ रहे हैं श्वेतब्द लाइव है या नहीं? तुम्हें भैया उनसे क्या लेना देना श्वेतब्द से? हैं तुम्हारे कंप्यूटर है क्या? श्वेतब्द लाइव है क्या? बताओ भाई। श्वेतब्द सिंह लाइव है? देख तो रहे नहीं है, ठीक है। तुम कंपटीशन में पीछे कर रहे हो उनको। आयुष कुमार मौर्य, ठीक है, यही अच्छा है। इसमें कोई एक दूसरे देख नहीं पाता, कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना। सब लगता है पढ़ रहे होंगे, हम ही बैठे होंगे, है ना। तो इसलिए कंपटीशन तेज भाई, पढ़ाई सब करते रहो। अब देखो वेग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वेग। वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। जैसे एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, वैसे एकांक समय में विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसकी परिभाषा याद कर लो, विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसे वेग कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। प्रणव चौधरी, तात्क्षणिक चाल का मतलब तात्कालिक चाल, तात्कालिक मतलब तत्काल में। जैसे मान लो कोई वाहन चल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर उस टाइम पर पूछे किस स्पीड से आप चल रहे हो। जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम स्पीडोमीटर पर आपकी नजर पड़े तो पता चलेगा आपको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो। तो पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल, और वो स्पीडोमीटर जो लगा होता है वही मापता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल ध्यान रखना। विकास पाल शामली जिले से, शामली वालों को सबको भाई कन्वर्ट करो, सबको जोड़ो ना। जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं यूपी कैडेट के लिए, सबको बताओ, सारे लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में सबको बताइए भाई, है ना। अभी लंबा चलेगा क्रैश कोर्स, से पूरे वर्ष का कोर्स खत्म होगा विधिवत तरीके से, अच्छी रैंक आप लोग लाओगे, समझिए ना। तो इसके लिए आप लोगों को भाई कुछ ना कुछ तो कम से कम एक बच्चा दो बच्चे को जोड़े, ये इतना काम करें, ठीक है। कल से आज तक कई बच्चों ने जो है जुड़वाया, कम से कम 6-7 बच्चे जो है एडमिशन नहीं लिए, तो जो भी बच्चे जुड़ते जाएं, ठीक है, वो भी अपने सहपाठियों को बताएं क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। सारे लोग थोड़ा सा मेहनत कर दें, 2 मिनट का समय निकाल करके अपने दोस्तों को जरूर बताया करें क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या एकांक समय में हुए विस्थापन को, या करके लिख सकते हो, एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं।
एकांक समय में जो विस्थापन होगा उसे वेग कहेंगे, या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे, या किसी दिशा में किसी दिशा में एकांक समय अंतराल में वस्तु की स्थिति परिवर्तन या विस्थापन परिवर्तन को उसका वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। चाल बच्चों अदिश राशि होती है, लेकिन वेग जो होती है वेग सदिश है, चाल अदिश है। चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि। अनुयांश क्रैश कोर्स के लिए कौन सी बुक? कोई बुक नहीं, केवल 11th 12th की बुक्स पढ़िए और जो यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको पढ़िए। बस उतना पढ़ने की आवश्यकता है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एडिशनल। जितना जितना पढ़ा दिया जाए उतना आप उसको बोल के पी लो। इतनी बार रिवाइज कर लो अच्छे से कि कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे नए हैं कल से उनको स्टडी मटेरियल वाले डिब्बे में, जो तीसरा डिब्बा है स्टडी मटेरियल, उनमें लेक्चर नंबर 1 जो 1 मई से शुरू हुआ है, तो कल पहला लेक्चर उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी। कल जो है एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी, ध्यान देना। समझिए बात कि नहीं? कल क्या आज ही मिल जाएगी शाम को, आज ही शाम को मिल जाएगी करीब 9-10 बजे, जिससे आप लोग जो है देख सकते हैं उसको। तो वो चीज़ जो है आप लोगों को पढ़ते रहना, एक एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे शुरुआत से, और इधर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो नए विद्यार्थी ध्यान दे, ठीक है। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि, याद रखना। वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन बटा समयांतराल। या कभी कभी इसी विस्थापन परिवर्तन को स्थिति परिवर्तन बटे समयांतराल, स्थिति परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन बटा समयांतराल, या कह सकते हो स्थिति परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। वेग v बराबर हो जाएगा, परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों डेल्टा, परिवर्तन का मतलब डेल्टा, विस्थापन का मतलब यस, और समयांतराल का मतलब डेल्टा टी। ये वेग का सूत्र है, डेल्टा या सपान डेल्टा टी। डेल्टा मतलब परिवर्तन, यस का मतलब विस्थापन, विस्थापन परिवर्तन बटा समयांतराल, डेल्टा या सपान डेल्टा टी। और चाल, जो चाल होता है, चाल v बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय, v बराबर है सपान टी। ये चाल का सूत्र है, v बराबर है सपान टी, या कभी कभी दूरी को d कहते हैं, d अपान टी। चाल v बराबर है सपान टी या d अपान टी होता है, v बराबर डेल्टा है सपान डेल्टा टी। ये वेग हो जाएगा विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल। ये कैसी राशि है? वेग सदिश राशि। चाल कैसी राशि? अदिश। इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का मीटर होगा, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा वेग का। और इसकी विमा अगर पूछे, डायमेंशन वेग की विमा LT-1। चाल और वेग दोनों के विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने वेग बता दिया। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब एक पॉइंट और आप लोगों को जानना है। जैसे बच्चों हम लोग किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु एक अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वहीं से वस्तु नीचे की ओर आ जाती है। जब हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, किसी न किसी वेग से फेंकते हैं, तो वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वेग घटेगा, और जहां पर उसका वेग 0 हो जाता है वहीं से वापस आने लगती है। ठीक है, जहां पर उसका वेग 0 हो जाता है वहीं से वापस, और जब वस्तु नीचे की ओर आने लगती है उसका वेग बढ़ने लगता है। तो कुल मिलाकर के ये है, वस्तु को चाहे मुंह पर फेंके या किसी ऊंचाई से छोड़ दें, पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी? खींचेगी। जिस बल से खींचती है उस बल को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और वस्तु के वेग में परिवर्तन, यहां पर ध्यान देना है। जब वेग बदलेगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ये पॉइंट ध्यान रखना। और जो है गुरुत्वीय त्वरण की बात हम लोग कर लेते हैं पहले। यहां पर चूंकि ऊपर फेंकने वाली बात कर रहे हैं, जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वेग क्या होगा? घटेगा। वस्तु जब ऊपर की ओर जाएगी वेग घटेगा, नीचे आते समय उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे जो गुरुत्व बल लगता है, वस्तु पे गुरुत्व बल लगता है पृथ्वी का, गुरुत्व बल के कारण से जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। त्वरण कोई भी हो, सदिश राशि होती है। आलोक उपाध्याय, ठीक है, वेरी गुड। देखो, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेग घटता है, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है, वापस आते समय वेग बढ़ने लगता है। और त्वरण की परिभाषा याद कर लो। त्वरण की परिभाषा याद करिए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। गुरुत्व के अंतर्गत वेग में होने वाले परिवर्तन को,
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व के कारण जो वेग में परिवर्तन होता है, पहले ये पॉइंट लिख लो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और अगला पॉइंट लिख लेना, गुरुत्व के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, अगर इसका मात्रक पूछा जाए, इसका मात्रक बच्चों पूछा जाए तो वही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण, कोई भी त्वरण हो, त्वरण सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि है? वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब कैसी राशियां हैं? वेग, विस्थापन, त्वरण। वेग, केशव शर्मा, क्या है बेटा बताओ? केशव शर्मा, क्या दिक्कत है? केशव शर्मा, तुम तो कह रहे थे 270 बच्चे तुम्हारे क्लास में, कितने बच्चे भैया जोड़ दिया कल से आप? केशव शर्मा बनाओ जल्दी, 270 में से कितने लोग जुड़ गए तुम्हारी क्लास के क्रैश कोर्स में? ठीक है, तो गुरुत्व के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। गुरुत्व के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये होता त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक, ऐसा ही मात्रक नोट कर लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई भी त्वरण हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डिमा, त्वरण की डिमा नोट करो, डिमा, इसका एल, इसका टी स्क्वायर ऊपर जाएगा -2, एल टी -2। त्वरण का विमेय सूत्र होगा एल टी -2। चंदन कुमार कह रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण ए बराबर डेल्टा मतलब परिवर्तन, वी का मतलब वेग, वी मतलब वेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, डेल्टा मतलब परिवर्तन, वी मतलब वेग, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये भी नोट कर लो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा पर नोट कर लो, गुरुत्वीय त्वरण होता है G/6। चंद्रमा पर G/6, ये 3 प्रश्न नोट करिए। केशव शर्मा बेटा कोई कोचिंग नहीं चल रही इस समय कोई कोचिंग नहीं चल रही है। तुमसे सबसे कहो, जितने भी विद्यार्थी तुम्हारे स्कूल के हैं, इस समय कहीं पर कोई भी कोचिंग नहीं चल रही, सिर्फ एक ही कोचिंग चल रही, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। उन सभी से बता दो, जितने भी विद्यार्थी हैं तुम्हारे स्कूल के। ठीक है, ध्यान देना केशव शर्मा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केंद्र पर कितना होता है? 0। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है, G/6। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। त्वरण की परिभाषा याद होनी चाहिए। वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सब पढ़ा दिया हमने। दूरी तथा विस्थापन का मात्रक लिखा मीटर, याद है ना सबको? ये सब हो गया। दूरी का भी मात्रक मीटर होगा, विस्थापन का भी, और दोनों के विमीय सूत्र याद होते हैं, ये भी आपको पहले ही पढ़ा दिया। चलो नेक्स्ट देखो। ये भी बता दिया, चाल, वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। विमा सूत्र LT-1 होता है, दोनों का विमा सूत्र हमने बता दिया है। आगे देखो नेक्स्ट। त्वरण का एसआई मात्रक हमने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया। कभी कभी गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जाता है, यही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। विमा सूत्र त्वरण का क्या होता है? LT-2 होता है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट नोट्स आप बनाते रहिए। देखिए, चाल का सूत्र पहले बता दिया, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, S/T। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये सब बता दिया। चलिए नेक्स्ट, वेग की परिभाषा बता दिया। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या स्थिति परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। वेग भी बराबर हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। ये भी पढ़ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट देख लो। त्वरण, त्वरण क्या है? ये भी बताया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है त्वरण। ए बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ए बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, एक और त्वरण का सूत्र लिख लो। त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण ए बराबर हो जाएगा अंतिम वेग V माइनस प्रारंभिक वेग U अपॉन टी। ये भी न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
इसको अंतिम वेग कहते हैं, इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब समय अंतराल, a का मतलब त्वरण। तो त्वरण का सूत्र है v माइनस u अपॉन t। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब टाइम होता है, a का मतलब त्वरण होता है। ये v माइनस u को बोला गया डेल्टा v, वेग में परिवर्तन। v का मतलब वेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन और ये समय अंतराल डेल्टा t है, तो डेल्टा की t की जगह यहाँ पर t रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये गति के समीकरण आप लोगों को याद रखना है। गति के चार समीकरण, गति के चार समीकरण है, जिसमें से ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे समीकरण आपको याद होने चाहिए। v बराबर u प्लस at, v को अंतिम वेग कहते हैं, u को प्रारंभिक वेग कहते हैं, a को त्वरण कहते हैं, t को समय कहते हैं। वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। v बराबर u प्लस at। जो दूसरा समीकरण है गति का, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब विस्थापन है, t समय में कितना विस्थापन हुआ है, s t समय में विस्थापन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो लिखा है लास्ट में, इसे चौथा समीकरण कहते हैं। ये चौथा समीकरण है, जिसे टीवें सेकंड में चली गई दूरी बताया जाता है। किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी या विशेष सेकंड में चली गई दूरी का जो सूत्र होता है, s बराबर u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। s बराबर u प्रारंभिक वेग प्लस 1 बाई 2 a 2t माइनस 1। ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी है और ये t सेकंड में एक तरीके से चली गई दूरी है। t सेकंड और टीवें सेकंड में चली गई दूरी दोनों में अंतर है। पूरे 10 सेकंड में चली गई दूरी और 10वें सेकंड में चली गई दूरी, दोनों में अंतर है। 10 सेकंड में पूरी दूरी तय की गई, जितनी पूरी दूरी तय हुआ उसको 10 सेकंड में चली गई दूरी कहेंगे। और 10वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब कण 9 सेकंड वो चल चुका हो, लास्ट का जो 1 सेकंड होगा वो 10वां सेकंड होगा। जब 5वां सेकंड, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 10वां सेकंड, चौथा सेकंड, दूसरा सेकंड, 17वां सेकंड, इस प्रकार का न्यूमेरिकल कहे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र s बराबर u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1 होता है। इसे ही गति का चौथा समीकरण कहते हैं। बहुत सारे लोग तीन समीकरण पढ़े होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन आज याद रखो जो टीवें सेकंड में चली गई दूरी है, जो विशेष सेकंड में चली गई दूरी, विशेष सेकंड में चली गई दूरी है, उसे चौथा समीकरण कहते हैं। ध्यान देना। और जब देखो, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे या ऊपर से छोड़ेंगे तो त्वरण जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो जहां पर सिंबल ए है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे और हमेशा माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। जब ऊपर फेंकने वाला सवाल हो या ऊपर से छोड़ने वाला सवाल हो किसी वस्तु का, तो एक ही जगह जी तो रखा जाएगा, लेकिन निगेटिव चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ए बराबर माइनस जी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा है। हाँ, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, ये अगला चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के एक चैप्टर हमने पूरा करा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये ग्रेविटेशन का दूसरा चैप्टर है। अब सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर के कम से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति के 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कल वो करा देंगे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूरा परफेक्ट। एक बार रिवाइज पूरा कर लेना, गति के समीकरण सारे याद कर लेना, है ना। अगर कोई वस्तु, शिवम कल बताएंगे बेटा, कल बताएंगे जो भी गति का समीकरण हमने बताया है, इसके बारे में कल डिटेल पुनः बता देंगे। और अगर कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, u बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण को याद कर लेना। कल जो है जब सवाल करेंगे तो सारी चीजें पुनः आपको कंठस्थ करा देंगे पूरी तरीके से। कल 50 सवाल कराएंगे पहले चैप्टर का, क्योंकि पहला ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब इसके बाद एग्रीकल्चर की क्लास होगी।
चलिए विद्यार्थियों, आज आपकी बात होगी। कल हमने आपको सरसों के विषय में बताया था, सरसों की खेती आपकी कंप्लीट करवा दी थी। आज विद्यार्थियों सरसों में 3-4 प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न किस तरीके से सरसों के आ सकते हैं। उसके बाद आज क्लास आपकी जो होगी बेसिक रूप से, आधारी रूप से ये क्लास आपकी जो है पशुपालन, आज हम आपको बताएंगे पशुपालन में जो आपकी भारवाही नस्लें रह गई थी और उसके साथ साथ संकर ब्रीड्स थी जो गाय की, और उसके साथ विदेशी गाय की नस्लें थी और जो है भैंस की ब्रीड्स थी। तो भैंस में जो भी है आपकी, चाहे स्वार्म बफेलो है या फिर बाटर बफेलो है। स्वार्म बफेलो जो कहा जाता है, दलदली भैंसों को कहा जाता है, जो कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, अफ्रीकन भैंसें जिनको कहते हैं। और बाटर बफेलो जो होती हैं, जो पानी में तैरना ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें कहा जाता है इंडियन बफेलो। देखा होगा भारतीय भैंसें जो है पानी में, बहुत पानी में अगर उनको डाल दीजिए, घुसा दीजिए तो आराम से तैरती हैं, तो इन्हें कहते हैं बाटर बफेलो। और अफ्रीकन भैंसें जो होती हैं उनको कहते हैं स्वार्म बफेलो, यानी कि वो कीचड़ में या दलदली भैंसें उनको कहा जाता है। तो भैंसों के विषय में भी आज बताएंगे। तो आपकी आज जो है भारवाही गायें, विदेशी गायें, संकर गायें और इसके साथ साथ में मुर्रा भैंस, या उसके बाद जो है भदावरी है, जाफराबादी है, मेहसाना है, सारी की सारी हम आपको जो है भैंसें बताएंगे। तो आज आपका जो क्लासिफिकेशन गाय और भैंस का है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक क्लास में बीच में आपका पशुपालन भी कंप्लीट करवा देंगे। तो बात आ रही थी कि सरसों के विषय में हम बता रहे थे कि जो प्रश्न है उनको करना है आपको। तो 3-4 प्रश्न हमने जो लिए हैं वो आपको दिखा दे रहे हैं। कल आपने सरसों की खेती पढ़ी थी, तो आइए आप बताएं प्रश्नों के आंसर। तो पहला प्रश्न हमारे पास जो सरसों का है, सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। तो औसत तेल जो एवरेज पूछ रहा है, तो बताया था आपको कि लगभग 35 से लेकर के और 48% तक तेल होता है। तो अब ये औसत कहां पर जाएगा? अब ये औसत आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया है 52, है ना, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर बी आपका लगभग हो जाएगा 40%, 40% के करीबन, 33 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। तो ये आपकी बात हुई जो है सरसों की कि तेल की कंटेंट कितना होता है, ऑयल कंटेंट कितना होता है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो तेल जो प्रतिशत मात्रा होती है सरसों में वो लगभग 35 से लेकर 48% तक तेल होता है। ज्यादातर 1/3 ही निकलता है ना, 1/3 की अगर हम ले लें 33%। लेकिन अब जो नस्लें आ रही हैं, यानी कि जो वेराइटियां आ रही हैं सरसों की, है ना, नई नई ब्रीड्स आ रही हैं, तो उनमें जो है हमें देखने को मिल रहा है कि 35 से लेकर के 48% तक तेल देखने को मिल रहा है। तो एवरेज अगर हम देंगे 35 और 48 का, तो वही 40 के करीबन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, किरण किस फसल की जाती है? तो किरण बताया था आपको राई या लाहा की किस्म है। किसकी किस्म है? राई या लाहा की किस्म है। तो इसमें देखिए राई या लाहा स्पेसिफिक हमने बताया था, आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए लिख दिया है फिर भी उसने, यानी कि जो बनाया है जिसने क्वेश्चन वो सही है व्यक्ति, है ना, उसने सरसों नहीं लिखा, क्योंकि सरसों की है भी नहीं, है ना, रेपसीड की वैरायटी है भी नहीं। ये वैरायटी जो है इंडियन मस्टर्ड की है। हमने पहले भी आपको बता दिया था क्वेश्चन देखते ही कि किरण जो है ये इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी है, जिसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है इंडियन मस्टर्ड की है ना। ये देखिए लिखा भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंडियन मस्टर्ड, और इसका क्रोमोसोम जो होता है 2n=36 होता है ना। और ब्रेस्का जंसिया इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको हमने कल बताया था, ब्रेस्का जंसिया। तो ये बात आपकी हुई इसमें सरसों में, ब्रेस्का जंसिया है, इंडियन मस्टर्ड है। कौन सी मस्टर्ड है? इंडियन मस्टर्ड है। तो इंडियन मस्टर्ड जो है राई है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रैपसीड, तो रैपसीड में गुणसूत्र जो होते हैं 20 होते हैं, वो ये है नहीं, वो कैम्पेस्टिस है, डिकोटोमा होती है और एलो सरसों होती है, दो अलग अलग होती है। डिकोटोमा भूरी सरसों को कहते हैं और एलो सरसों को जो है ब्रेस्का कंपेस्टेड एलो सरसों कहा जाता है। तो ये इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किरण किसकी फसल की प्रजाति है। तो किरण जो प्रजाति है वो है आपकी राई की। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही सी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, उर्वशी। देखिए उर्वशी भी राई की है। उर्वशी बहुत सारी बताई थी कल आपको, उर्वशी बताई थी, किरण बताई थी, और बहुत सारी प्रजातियां बताई थी, वरुणा बताई थी। वरुणा कोई टाइप T59 कहते हैं, ये भी पूछा जाता है T59 क्या है, इसी को हम कहते हैं वरुणा, ठीक है, इसी को कहते हैं T59 को ही वरुणा। ये भी राई की या राया की या लाहा की या इसी की प्रजाति है, इसी को कहते हैं राया, लाई, लाहा, है ना। ये सब एक ही नाम है, ये कंपेस्टिस की वैरायटियां हैं। ज्यादातर प्रजातियां कंपेस्टिस की पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है हमने बताया था तारामीरा भी पूछ दिया जाता है ना। तोरिया और तारामीरा के विषय में भी एक एक प्रजातियां हैं उनकी, और ज्यादातर प्रजातियां जो है राई या लाहा की ही पूछी जाती है, ठीक है। तो राई या लाहा की ही आप याद कर लीजिए। देखिए फिर आ गई उर्वशी, है ना। तो उर्वशी किसकी है? ये आपकी राई या लाहा की प्रजाति है। इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है वैरायटियों से आने की ही संभावना रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुवाई का सबसे उत्तम समय क्या है ना। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, और हमने बताया था आपको कि कब बोई जाती है सरसों, है ना, सरसों बोने का समय। अब देखिए अगर हम बात करें सरसों से पहले हमने बताया था तोरिया जो है सितंबर में बोई जाती है, 1 से लेकर 15 सितंबर तक। अगर हम सरसों की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक तोरिया बोई जाती है, सरसों बोई जाती है। और ये समय जो बुवाई का है, ये समय जो है तोरिया की बुवाई का समय है। किसका बुवाई का समय है? तोरिया, है ना। और ये जो बुवाई का समय है ये है सरसों की बुवाई का। हमने बताया था आपको कि तोरिया पहले बोई जाती है, ठीक है, और सरसों जो होती है वो बाद में बोई जाती है। तो तोरिया की बुवाई का समय है आपका 1 से 15 सितंबर, और सरसों की बुवाई का समय है 1 से 15 अक्टूबर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सरसों बुवाई का उपयुक्त समय है 1 से 15 अक्टूबर, ठीक है। सितंबर जो था वो तोरिया की बुवाई का समय था। अब इसकी अगर सीड रेट देखते हैं तो उसी समय 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और अगर हम तोरिया की सीड रेट देखते हैं तो 4 kg प्रति हेक्टेयर होती है,
और अगर यहीं पर उसने दे दिया कि इंटरक्रॉपिंग में, ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, है ना, इंटरक्रॉपिंग में, और पूछ सकता है क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में खूब बोई आती है ना, इंटरक्रॉपिंग में यानी कि मिश्रित खेती जब की जाएगी इसकी, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या करेंगे हम, इसका 1.5 से 2 किलोग्राम तूरिया बोई जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये हो गई आपकी इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें जो है हो गई। उत्तर प्रदेश में सरसों बुवाई का उपयुक्त समय है तो आपका 1 से 15 अक्टूबर हो जाएगा, है ना। 1 से 15 सितंबर तक तोरिया बोएंगे, 1 से 15 अक्टूबर तक आप सरसों बोएंगे। इंटरक्रॉपिंग में अगर देखेंगे तो सीड रेट, सामान्यतः सीड रेट, है ना। तो इतनी सारी बातें आपको जो है फिर ध्यान करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जो थे लगभग प्रश्न थे, है ना, सरसों के। अब अगली बात करेंगे हम आज पशुपालन में। पशुपालन में हमने आपको विद्यार्थियों गाय की दुधारू नस्लें बताया, साहिवाल, गिर, देवनी, है ना। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जो है हरियाणा, काकरेज और थारपारकर, ठीक है। साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, ये 4 प्रजातियां किसकी थी? ये आपकी जो थी 4 प्रजातियां, देखिए फिर एक बार देख लीजिए, जो मिर्च ब्रीड थी, मिर्च ब्रीड जिसको हम कहते हैं दुधारू नस्लें। अगर मिर्च ब्रीड की बात करें हम तो दुधारू नस्लें बताएंगे, तो दुधारू नस्लें आपकी जो थी वो 4 थी। मिर्च कोई दुधारू, देखिए कभी कभी ऐसे पूछ देता है, हिंदी नहीं लिखेगा ये लिख देगा, तब आपको समस्या हो जाएगी फिर, अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़ेंगे। मिर्च इस प्रकार से दुधारू ना लिखते, ये लिख देगा इस तरीके से हिंदी में, तो जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वह यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो आप देखिए मिर्च ब्रीड में आपकी है साहिवाल, लाल सिंधी, साहिवाल, लाल सिंधी, है ना, गिर और देवनी, ये आपकी कैसी हैं? ये तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना, ये मुंह जवानी याद होना चाहिए। साहिवाल, लाल सिंधी और गिर और देवनी, ये 4 प्रजातियां आपकी हैं, कैसी? दुधारू है या मिर्च है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी डबल पर्पस ब्रीड में, तो डबल पर्पस ब्रीड में आपकी देखिए डबल पर्पस, ये केवल जो है दूध और भार दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए यूज की जाती है, इनका प्रयोग दोनों के लिए होता है। द्विकाजी नस्लें इनको हिंदी में कहा जाता है, द्विकाजी नस्लें। तो द्विकाजी नस्लों में हमने आपको बताई थी, जो उसमें आपकी प्रमुख रूप से थी, एक तो थी आपकी हरियाणा, द्विकाजी में कौन सी थी? हरियाणा थी। दूसरी नस्ल आपकी जो इसके साथ थी, हरियाणा के साथ आपकी दूसरी नस्ल थी थारपारकर, थारपारकर। और तीसरी नस्ल जो इसके साथ आपकी थी वो थी काकरेज। तो ये आपकी जो है डुअल पर्पस, ये भी बहुत ज्यादा ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है यूपी कैटेगरी में, निम्नलिखित में से कौन डुअल पर्पस नस्ल है, निम्नलिखित में से कौन दुधारू नस्ल है, निम्नलिखित में से कौन भारवाही नस्ल है। तो ये आपकी डुअल पर्पस हो गई। एक बार हमने मेमोराइज करा दिया आपको कि ये वाली जो है ये डुअल पर्पस है, तो इनको भी हमने आपको बता दिया था। अब विद्यार्थियों बात आती है हमारी, आज हम बात करेंगे भारवाही नस्लों के लिए विषय में, जिन नस्लों का कार्य केवल और केवल भार वाहन का ही होता है, यानी कि बोझा ढुलाई के लिए जिनका प्रमुख रूप से उपयोग हम करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें दूध नहीं प्राप्त होता है, दूध इनसे भी प्राप्त होता है, लेकिन इनका प्रमुख कार्य जो है वो बोझा ढुलाई के लिए होता है, और दूध इनसे भी 2-3 लीटर जो है प्रतिदिन के हिसाब से लगभग मिल जाता है। तो इनका भी प्रमुख कार्य जो है वो भारवाही है, यानी कि बोझा ढोने के लिए इनको हम यूज करते हैं। इनको हम कहते हैं ड्राफ्ट ब्रीड। कौन सी ब्रीड कहते हैं? ड्राफ्ट ब्रीड, है ना, ड्राफ्ट ब्रीड यानी कि भारवाही नस्ल है। तो ड्राफ्ट ब्रीड में हम आपको देखेंगे। अब हम इन नस्लों में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका मिल्क प्रोडक्शन कभी हमारे पास आया भी नहीं, कभी परीक्षा में भी नहीं आया और ज्यादा होता भी नहीं है, तो परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। इनमें केवल ये है कि ये नस्ल कहां पर पाई जाती है या इसका ओरिजिन प्लेस कहां है, यही आपको इतना ही पढ़ना है केवल इसमें, ठीक है। तो हम बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसमें नस्लों के विषय में देखेंगे हम। तो पहला देखेंगे भारवाही नस्लों के विषय में देखेंगे, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट इसमें है, देखिए भारत की प्रमुख भारवाही गाय की नस्लें, ठीक है, भारत की प्रमुख भारवाही गाय की नस्लें। तो पहली है आपकी अमृत महल। ये इस नस्ल का मूल स्थान जो है मैसूर, कर्नाटक में मैसूर का उत्कमंड क्षेत्र माना जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि अमृत महल कहाँ की नस्ल है, तो ये अमृत महल जो है ये मैसूर में उत्कमंड क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए आज हम आपको नस्लें सारी की सारी दिखाएंगे आखिर में होती कैसी है, ठीक है ना। तो अमृत महल देखिए कैसी होती है, अमृत महल, अमृत महल का हो देखिए, देखिए आ रही है अभी अमृत महल, ये है देखिए अमृत महल, ठीक है, ये है अमृत महल, ये कर्नाटक की ब्रीड है ना, मैसूर। देखिए इस तरीके की अमृत महल होती है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये भारवाही हमने बताई है ना, भारवाही है, कैसे है भारवाही। लाइट थोड़ी ज्यादा आ रही है मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी समझिए कि ये भारवाही इस तरीके से है कि इसका ऐन बिल्कुल नहीं आपको दिख रहा होगा, अमृत महल का ऐन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, केवल शरीर ही शरीर है, तो ये बोझा ढोने के काम ही आती है, इसका ऐन है ही नहीं, तो फिर दूध कहाँ से देगी। तो इस तरीके की ये नस्ल होती है आपकी अमृत महल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जन्म स्थान आपका मैसूर का उपमंड क्षेत्र है। अब दूसरी नस्ल आती है आपकी नागौरी, ठीक है, तो इसका जन्म स्थान जो है जोधपुर, भूतपूर्व जोधपुर रियासत का उत्तरी पूर्वी भाग, जो जोधपुर है राजस्थान में, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है नागौरी, ठीक है। अगर नागौरी को आप देखेंगे तो नागौरी देखिए इस तरीके की होती है, देखिए नागौरी कैसी होती है। ये अभी आपने अमृत महल देखी, अब आप देखेंगे नागौरी, ठीक है। तो नागौरी में अगर हम देखते हैं, ये है देखिए
नागौरी, नागौरी का है काऊ, है ना, नागौरी काऊ देखिए इस तरीके की है, ये राजस्थान की ब्रीड है, ठीक है। तो ये भी बहुत लग रहा होगा आपको कि ये दूध देने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें अयन ही नहीं। अयन जो है इसका अडा जो जिसमें दूध संग्रह होता है, जिसमें ज्यादा दूध संग्रह हुआ वही तो ज्यादा देगी। दूध संग्रह का स्थान ही नहीं होगा तो दूध क्या देगी, है ना। तो इसका जन्म स्थान जो है जोधपुर राजस्थान क्षेत्र माना जाता है। तो ये है आपकी नागौरी ब्रीड। अगला देखेंगे, अगली है आपकी गंगा तीरी। तो गंगा तीरी नस्ल जो है आपकी बिहार का शाहबाद जिला माना जाता है, इसका ओरिजिन प्लेस, है ना, शाहबाद बिहार। कभी कभी छपरा के पास भी लिख के दे देता है, कभी कभी ऐसा भी आया है कि लिख देता है कि छपरा के पास किस नस्ल का जन्म स्थान है, तो छपरा के पास इसी का है, शाहबाद बिहार में, ठीक है। तो ये है गंगा तीरी। अब गंगा तीरी देखिएगा कैसी होती है, गंगा तीरी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सब लगभग भारवाली जो होती हैं एक ही तरीके की होती है, इनमें अयन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी भारवाली देख लीजिए, अगर अयन पर अगर हम आपको उदाहरण के रूप में मिर्च दिखाते हैं तो देखिए अभी अयन आपको देखने को मिलेगा, इसमें अयन नहीं देखने को मिल रहा, अडर ही नहीं, गायब है। गाय बंगला 2-3 लीटर बकरी की तरह दूध दे देती है, इतनी बड़ी गाय, है ना। अगर यहीं पर देखिए साहिवाल, अगर हम देखें साहिवाल, एक मिनट आप रुकिए, साहिवाल दिखाते हैं, देखना अभी अयन आपको जो है देखने को मिलेगा। अयन देखिए, ये देखिए साहिवाल, देखिए अडर अलग से ही आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा, है ना। क्यों? क्योंकि ये दुधारू नस्ल है, ठीक है। कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। देखिए ये अंतर होता है इन गायों में। वो गाय क्या बिल्कुल जो है नील गाय लग रही थी, और इसका अयन देखिए, है ना, वेल डेवलप्ड अयन है। अगर इसी के साथ ये तो भारतीय जो है मिल्च ब्रीड है ना। अब तो कह रहे हैं ये भारतीय, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में चला गया, इसका ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी पाकिस्तान था, ठीक है। तो ये देखिए इसका अयन बहुत बड़ा है, देखिए अयन जब बड़ा है तो दूध भी ज्यादा देगी। अगर इससे भी अगर हम अच्छी नस्ल की बात करें, अगर विदेशी को होल्स्टाइन फ्रीजियन ले लें तो देखो कितना बड़ा अयन आपको देखने को मिलेगा। देखिए होल्स्टाइन दिखाते हैं, होल्स्टाइन फ्रीजियन, देखिए अभी आपको इतना ही दिखा अयन, अभी देखिए होल्स्टाइन फ्रीजियन का देखिए आधा पेट पर अयन होगा, है ना। तो जैसी जैसी नस्ल है, जिस प्रकार से उसका दुग्ध उत्पादन है, उतनी ही जो है उसका अयन विकसित होता है। ये देखिए ये होल्स्टाइन फ्रीजियन है ना, बैक साइड से इसका लिया गया है चित्र। 30 लीटर तक 40 लीटर तक इसने दूध दिया है, ये देखिए पूरा का पूरा अयन ही है। अगर हम उसमें देखेंगे तो अयन ही नहीं, ये है होल्स्टाइन फ्रीजियन, देखिए कितना बड़ा अयन है इसका। तो अयन जब बड़ा होगा तो दूध ऑटोमेटिकली जो है गाय ज्यादा देगी। चलिए, तो आपने देखी गंगा तीरी शाहबाद में है, इसका ओरिजिन प्लेस। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगली नस्ल है हमारी पवार, है ना। ये पवार है, ठीक है, इस तरीके से पवार है, पवार। अब ये देखिए काली और सफेद मिलवा नस्ल होती है, ये उत्तर प्रदेश की पूरनपुर तहसील में पाई जाती है। पूरनपुर जो तहसील है ये आपकी पड़ती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पूरनपुर तहसील है, वहां की ये मुख्य ब्रीड है। तो पूरनपुर की हम ब्रीड की अगर बात करें तो देखिए पवार कैसी देखने को मिलती है, काले स्पॉट पवार में भी होते हैं, है ना, पवार। इसमें भी काले और सफेद रंग के स्पॉट होते हैं पवार ब्रीड में। देखिए पवार कैसी होती है, ये शरद पवार को निकाल दिया, ये भाई महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं मिलके उद्धव ठाकरे से, ये वो पवार नहीं है, गाय हम देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से है, भेड़ के तरीके ना, छोटी सी नस्ल है। देखिए हमने कहा था काले और सफेद धब्बे होते हैं, ये पवार नस्ल है। देखिए इसका अयन कहीं है ही नहीं, गायब है ना, बछड़ा इसका साथ में लगा हुआ है। तो ये पूरनपुर तहसील में पाई जाती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी को कहते हैं पवार नस्ल, ठीक है। इसके बाद कैन कथा की बात करते हैं, तो केन नदी का विद्यार्थियों इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ मिल जाएगी पढ़ाने के लिए। अगर हम आपको यहाँ खड़े होकर पूरा कोर्स पढ़ाएंगे हर विषय का एग्रीकल्चर का, तो बहुत बड़ा कोर्स है, तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे बताइए। इसको हम बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को जो है आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कोई एक विषय तो है नहीं कि हाँ हमने पढ़ा दिया, हम उसी पे निर्धारित हो।